अब एक बार फिर से देख लें, अपन ने जो कॉस फैक्टर की बात की, पावर फैक्टर की बात की है। अल्टरनेटिंग सर्किट में पावर डिसिपेशन का एक फार्मूला होता है, इसमें cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। ध्यान रखना, रजिस्टिव सर्किट के लिए cos फाई 1 होता है और इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए cos फाई पावर फैक्टर जो है वो 0 होता है। उसका कारण है क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 का होता है और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सिमिलरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर जो है वो 0 होता है क्योंकि फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 का होता है और cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पावर फैक्टर इन प्योर रजिस्टिव सर्किट, आप लिख सकते हो 1, दैट मीन्स ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच पोजिशन द रिफ्रैक्टेड रे inside the prism becomes parallel to the prism axis। हाँ, याद रखना भैया, ये मैंने 4 कंडीशन आपको बताई थी। क्या है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होते हैं। दोनों फेसेस के रिफ्रैक्शन एंगल ये इक्वल होते हैं और रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल रहती है। और साथ ही याद ये भी रखना कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है वो बराबर रहते हैं, ये वाला और ये वाला। 4 कंडीशन है, तो यहाँ आपको केवल लिखना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में रिफ्रैक्टेड रेज प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है। ठीक है, अगला आगे की ओर बढ़ें, देखें आप ध्यान से अगला क्या कह रहा है वो देखिएगा आप ध्यान से, है ना। ये कह रहे हैं विच टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट पेरेंट। बहुत ही बढ़िया बात है भैया, जब हम इम्प्योर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन में अगर ट्राइवेलेंट एलिमेंट डॉप्ट करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और अगर 5 वैलेंसी वाला कोई कह सकते हैं एलिमेंट डॉप्ट करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कही गई है तो ये सेमीकंडक्टर आपका हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और अगर 5 वैलेंसी वाला मिलाते तो फिर ये हो जाता आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये इनको जल्दी ले लेते हैं अपन, ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है इन पे अपन ज्यादा, अब क्योंकि आपको ये तो पढ़ने वाले क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे खुद ही तो आप खुद ही पता लगा लेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं विद्युत रेखाओं की 2 विशेषता, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप सभी जानते हैं, एक तो बता देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, या नेगेटिव चार्ज के कारण इनफाइनाइट से नेगेटिव चार्ज तक आती हैं, या पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज तक जाती हैं। और आप बता सकते हो कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहती हैं। कोई से भी 2 एग्जाम्पल आप उसमें लिख देते हैं। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई से भी 2 कैरेक्टरिस्टिक आप लिख दीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। दूसरा बता सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, या 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगला देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्या कह रहा है ये देखिए आप ऐसे इसको ध्यान से। अगला आपका है ये लो, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही इजी पेपर आया था लास्ट ईयर। सेल्फ इंडक्टेंस में 1 कॉइल का यूज होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल का यूज होता है। सेल्फ इंडक्टेंस में उसी में करंट फ्लो करते हैं, मेन करंट, उसी में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें मेन करंट प्राइमरी में फ्लो होता है और इंड्यूस करंट सेकेंडरी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, और इसके और में पूछा है राइट 2 डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये भी आप लोग जानते हैं। क्या दिमाग में रखना है कि स्टेप अप जो होता है वो वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, स्टेप डाउन जो होता है वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा रहते हैं, स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से जो है वो
कम रहते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, है ना, क्या है अगला क्वेश्चन वो देखें आप ध्यान से, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लो, राइट द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या कहते हैं? द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स ऑफ करंट फ्लो इन इट। ये है एम्पियर सर्कुलर लॉ का मैथमेटिकल टर्म्स, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक, और राइट द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ फॉर ए मैग्नेटिज्म। देखो इलेक्ट्रिक में तो आपने गाउस लॉ पढ़ा हुआ है कि किसी चार्ज सरफेस से पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो ओपन कर्व बनाती हैं, बट मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं क्लोज कर्व बनाती हैं। नॉर्थ से एमिट होती है मैग्नेट के बाहर और साउथ पे क्लोज होती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट इनके लिए हो जाएगा B इंटू डी ए, सॉरी डी ए इज इक्वल टू जीरो, यानी किसी मैग्नेट से पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो होता है। ये फाई इज इक्वल टू भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका वो स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। आगे अपन चलते हैं, आगे की ओर चलें, देखें कौन सा क्वेश्चन अब आ रहा है। 2 नंबर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोग करेंगे खुद ही। ठीक है, चलिए, ये लिखा है विच वेव्स आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स। ठीक है, इन विच इफेक्ट डू दिस वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। देखिए सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, जिसमें आपकी गामा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, अल्ट्रावायलेट भी हैं, विजिबल भी हैं, इंफ्रारेड भी हैं, माइक्रोवेव भी हैं और रेडियो वेव्स भी हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है ये केवल 2 वेव के लिए ट्रांसपेरेंटी का काम करता है। केवल एक तो विजिबल लाइट आती है और शॉर्ट वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेज आती है, 2 ही अर्थ पर आ पाती हैं। और जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम कर रहे हैं या हीट का जो काम कर रही है वो इंफ्रारेड रेज है। तो इंफ्रारेड रेज के कारण जो है वो टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ इंफ्रारेड रेज आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है राइट द नेम एंड वन यूज ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है आपकी गामा रेज की। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है गामा रेज की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रहती है रेडियो वेव्स की, ध्यान रखना। और उल्टा कर लेना, सबसे बड़ी वेवलेंथ इनकी होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ इनकी होती है, लेकिन यहां गामा रेज आंसर आएगा इसमें। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखें अपन धीरे से। ये रहा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इफ द लोअर हाफ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर इज कवर्ड विथ एन opaque material, what will it have one the image formed by the mirror of an object placed in front of the mirror, right? है ना। देखिए भैया इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसा एक मिरर लिया है और उस मिरर का आधा भाग ढक दिया है। ठीक है जैसे ये वाला भाग उन्होंने ढक दिया है। ध्यान रहे आपने ढक दिया लेकिन यहाँ इमेज बन जाएगी, इस प्रकार से ऐसी इमेज बन जाती है। उसको ढकने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो ध्यान क्या रखना है, इमेज की डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इमेज वहीं की वहीं बनेगी। वो तो आधे पार्ट से बन जाएगी अगर इस पार्ट से नहीं बनेगी तो, लेकिन इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, बाद में आपको करना पड़ेगा। तो ये a/2 स्क्वायर करके माइनस करके इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर अपन मिरर का आधा भाग कवर्ड कर दें
तो इमेज वहीं की वहीं फाइंड होगी बट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगला कह रहे हैं इफ ए रे ऑफ लाइट इंटर obliquely from an optical rare medium to an optical denser medium, what will be the effect on the velocity and frequency of the light rays? ध्यान रहे, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। केवल एक क्वांटिटी रहती है जो चेंज नहीं होती, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो फ्रिक्वेंसी, बाकी सारी क्वांटिटीज जो है चेंज हो जाती है। किस हिसाब से चेंज हो जाती है? एयर में जो क्वांटिटी दे रखी है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाग दे दो उस मीडियम का, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आप बता देना कि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी डेंसर मीडियम में जाने पर। ठीक, अगला देख लें जल्दी से क्या क्वेश्चन है। ठीक, राइट टू कंक्लूजन ऑब्टेन फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने गोल्डफाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी और उस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। तो ये कहा था कि एटम का सारा चार्ज और मास एक सेंटर पार्ट पर इकट्ठा रहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एटम का बहुत सारा भाग जो है वो खाली रहता है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, है ना, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और ये भी यहीं से पता लगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से कि न्यूक्लियस जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, दैट मीन इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स रहते हैं। नाभिकीय बलों के राइट टू फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, तो भैया ध्यान रखें ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, और इसकी रेंज सबसे कम है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में ये काम करता है, लेकिन नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक, नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन, इसके बाद क्या है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस का लेवल डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये लो, ये पीएन जंक्शन बना दिया हमने। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। ये फॉरवर्ड बायस का लेवल डायग्राम है। रिवर्स बायस का अगर बनाना चाहें तो इसका उल्टा कर देना, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो रिवर्स बायस आपका बन जाएगा। ठीक, और उसके बाद उन्होंने ड्रा लेवल सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। इसमें अपन क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो यूज करते हैं। स्टेप डाउन, ये ट्रांसफार्मर ले लिया मैंने, ये लीजिए, यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है और आउटपुट अपन मेजर करते हैं लोड के अक्रॉस। तो ये लोड हो गया आपका, और यहाँ आउटपुट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट डीसी, और ये इनपुट एसी यहाँ रहेगी। इनपुट एसी जो लगा रखी मैंने, ये ऐसा रहता है सर्किट इसका, इस प्रकार से। ये लो, ये डायग्राम बन गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। चलो एक आध क्वेश्चन अगर और हो तो देख लेते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन 2 नंबर में, अब 3 नंबर के हैं, ये आप लोगों को करना है क्योंकि ये आप ध्यान रखेंगे। अगले पेपर में अपन फिर मिलेंगे, है ना। मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग से अब बना दूंगा, ये केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।